राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या कुछ प्रगति है, ये अगर जानना हो तो भवन निर्माण समिति के चेयरमैन निपेन मिश्रा जी से बेहतर व्यक्ति भला और कौन हो सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अवसर दिया। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि भवन निर्माण की प्रगति क्या है, मंदिर निर्माण की प्रगति क्या है। ये प्रश्न लगभग मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है और ये स्वाभाविक है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। लाखों की संख्या में लोग अयोध्या गए नहीं हैं, लेकिन उन्हें निर्माण के बारे में उन्होंने सुना है, पढ़ा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत श्रद्धालु जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनकी यह जिज्ञासा होगी कि निर्माण की प्रगति क्या है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो निर्माण कार्य लिया गया और जिस प्रगति का अनुमान किया गया, हम लगभग उसके अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में हमारी 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फाउंडेशन, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या हो और फिर मौके पर किस प्रकार से उसको उतारा जाए। बहुत विशेषज्ञों की राय के बाद हम लोगों ने यह उचित समझा कि 12 से 15 मीटर मिट्टी वहाँ से हटाएंगे और जो आईआईटी चेन्नई है, उसकी संस्तुति के अनुसार एक इंजीनियर्ड फिल, यानी जो एक प्रकार से ऐसा सॉइल हो जो एक सीमित समय में 4 सप्ताह में वो बिल्कुल कंक्रीट हो जाए, यानी स्टोन जैसे उसके लक्षण हो जाए, तो यह व्यवस्था रखी गई। और आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि 12 से 15 मीटर अगर मिट्टी हटाई जाएगी तो जहां आप बैठे हुए हैं वहां जो यहां से लेकर के ग्राउंड से और छत की ऊंचाई है, उससे भी अधिक गहरा था, एक कुआं था बिल्कुल से। और हमारे लिए चुनौती ये थी कि इस कुएं में अगर कहीं पानी भर गया बरसात में तो सब किया कार्य खराब हो जाएगा। लेकिन सौभाग्य से जो निर्माण में इंजीनियरिंग के लोग थे, उन सब ने मिल करके इस कार्य को वर्षा ऋतु आने के पहले पूर्ण किया। उसके बाद दूसरी जो आवश्यकता थी इंजीनियरिंग में, वो फाउंडेशन के ऊपर राफ्ट होता है, उसको लाना था। वो भी एक कंक्रीट स्ट्रक्चर था और राफ्ट का भी कार्य पूरा हुआ और राफ्ट के ऊपर फिर प्लिंथ आना था। प्लिंथ जिसकी की मोटाई लगभग 5 मीटर से अधिक होगी। तो ये जो मोटाई थी, ये स्टोन का प्लिंथ बनना था, क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपसे वार्ता में बता चुका हूं कि हम लोग कहीं पर भी मंदिर के परिसर में किसी प्रकार के आयरन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य यह है कि जो इसका जो जीवन काल हो, मंदिर का एक तरीके से ड्यूरेबिलिटी हो, मजबूती हो, वो इस प्रकार हो कि जैसे हमारे पुराने मंदिर हैं जो आज भी 800-1000 वर्ष के बाद भी खड़े हैं, उसी प्रकार से इस मंदिर को भी हम देख सकें कि यह भव्य मंदिर किस प्रकार का होगा, कितना मजबूत होगा। तो उस चर्चा में एक बड़ा निर्णय था, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी था, समय भी था। तो यह निर्णय लिया गया कि ग्रेनाइट पत्थर जो सबसे मजबूत होता है वो लाया जाए। तो ग्रेनाइट के लिए हमको दक्षिण से लाना पड़ा। कर्नाटक और आंध्रा से ग्रेनाइट के स्लैब्स आए
और उनको लगाया जा रहा है आज की तारीख में। और आपको सुनकर ये संतोष होगा कि जो गर्भगृह का एक इलाका है, जिसको अगर आप देखेंगे तो एक सी शेप का गर्भगृह का शुरुआत से आगे बढ़ता है गर्भगृह। तो वह जो गर्भगृह है उसमें हमने लगभग प्लिंथ का कार्य पूर्ण कर लिया है। प्लिंथ का कार्य तो ग्रेनाइट पूरे मंदिर पर होना है, लेकिन गर्भगृह में प्राथमिकता यह थी क्योंकि हम निर्माण कार्य जो है, हमारा जो सीक्वेंस है, 5 मंडप हैं। गर्भगृह के मंडप से लेकर के 5 मंडप हम चलेंगे। और गर्भगृह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ऊंचे शिखर की भी व्यवस्था है जो 161 फीट का है। तो इसलिए ये आवश्यक था। हमने उसको डिज़ाइन, ड्राइंग, इंजीनियरिंग के अनुसार ग्रेनाइट को फैलाया, आपस में जोड़ा, और जोड़ने के बाद आज इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि उस पर सुपर स्ट्रक्चर, जो कि एक अंतिम चरण जो मंदिर की भव्यता पूरी करेगा, सुपर स्ट्रक्चर, उसका कार्य शुरू हो। आपको जानकर हर्ष होगा कि 1 जून को हम सुपर स्ट्रक्चर डालने की शुरुआत कर रहे हैं। और सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा? तो वो राजस्थान का एक पत्थर है जो एक विशेष माइन का पत्थर है, जिसका कि रंग इस प्रकार से है, हल्का गुलाबी, जिसको कि हम यहाँ पर ले रहे हैं। उस स्थान का नाम चर्चा में है, बंसी पहाड़पुर का है। उसको हमने वहाँ से व्यवस्था की। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि प्रादेशिक सरकार की भी, और सबसे ज़्यादा केंद्रीय वातावरण जो पर्यावरण मंत्रालय है, उनकी सहायता से वहाँ पर माइनिंग कार्य हो गया शुरू, और वहाँ से हम पत्थर ला रहे हैं। वह पत्थर 1 जून से लगना शुरू हो जाएगा। तो ये नक्काशीदार पत्थर होंगे? जी, इसमें यो अनुपात आप लगा लें कि लगभग 60% तो या तो जहाँ पर माइंस हैं वहाँ पर नक्काशी होगी, या मंदिर का परिसर जो है वहाँ पर नक्काशी होगी। और उनकी नक्काशी करने के बाद हम डिज़ाइन के अनुसार उसको एक नंबर देते हैं, RFID का नंबर होता है, और उस नंबर से हमको ये पता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किस प्रकार से यहाँ पर लगना शुरू होगा। मैंने 60% इसलिए कहा कि पूरे मंदिर को यदि हम विचार करें तो 30 से 40% कार्य ऐसा होगा जिसकी कि नक्काशी मंदिर पर पत्थर लगने के बाद शुरू होगा। वह एक सबसे कठिन कार्य होता है। उसको तो पूर्ण होने में समय लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि वह तो नक्काशी एक अंतिम लगभग कार्य होता है वहाँ का। लेकिन हम यह जरूर आशा रख रहे हैं और उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि दिसंबर 30, 2023 तक गर्भगृह का कार्य ग्राउंड फ्लोर पे पूर्ण हो सके, और आगे जो ग्राउंड फ्लोर के बाकी 4 मंडप हैं उनका भी कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसे कार्य में सब संभावना बन जाती है कि हमारे ईष्ट देवता जो भगवान रामलला हैं उनकी स्थापना गर्भगृह में हो सकेगी। 30 दिसंबर 2023 के बाद स्थापना हो सकेगी? जी, बाद ना कह करके ये हम समझें कि उस तिथि के आसपास, क्योंकि स्थापना में थोड़े से धार्मिक कार्य भी जुड़े होते हैं जिसको हम प्राण प्रतिष्ठान कहते हैं। और उसकी एक तरीके से आप समझें कि जो मूर्ति होगी
उसका निर्णय हमको लेना, उसके लिए एक कमेटी बनी है कि वो भगवान की मूर्ति जो वर्तमान है वो तो निश्चित आएगी, लेकिन हमें एक चल मूर्ति, एक तो अचल मूर्ति होती है जो मूव नहीं करती है, लेकिन चल मूर्ति हमको इस प्रकार की बनानी होगी जिससे कि जो श्रद्धालु है, जो एक दूरी से ही देख पाएगा, उसको कम से कम दर्शन तो हो जाए। तो हम यद्यपि जो आज के आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाएं हैं कि कैमरे से हम उनको दिखला सकें, उसकी पिक्चर आ सके, स्क्रीन पर आ सके, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह भगवान के समक्ष आकर के अपनी अर्चना पूजा करे। तो हमारी कोशिश यह होगी कि जो मंदिर में रामलला की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और जो चल मूर्ति है उसकी स्थापना, इसका कार्य हम पूरा कर सकें। केवल जो कार्य के उस समय 30 दिसंबर 2023 तक नहीं दिखेगा, वो शिखर, क्योंकि शिखर तो देखिए ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, तो वो तो ग्रेजुअल बिल्डअप करना होगा। तो वह तो पूरा शिखर का कार्य पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वर्तमान प्रगति, यद्यपि आपको मालूम है कि पहले किस प्रकार से कोविड की कठिनाई हुई, पैंडेमिक था, लेकिन इसके बावजूद भी मौके पर कार्य हुआ, सभी निर्माण एजेंसियों का सहयोग हुआ और अभी तक जो समय सारणी है, जो हमने अपने निर्माण के लिए तिथि रखी है और जिसे कि हमारे ट्रस्ट ने भी एक तरीके से पुष्टि की है, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। 1 जून से जो काम शुरू होगा गर्भगृह में, इसके लिए क्या टाइम फ्रेम रखा गया है? देखिए, 1 जून से जो कार्य होगा वो तो एक तरीके से पूरे निर्माण कार्य का अंतिम चरण सा होगा, क्योंकि वह जो पत्थर लगने शुरू होंगे उसको आप इस प्रकार अनुमान करें कि वो चारों तरफ की दीवारें पत्थर की, उसके ऊपर जो बीम पड़ेगा वो पत्थर का, उसके सामने जो दरवाजे जिससे कि भगवान रखे जाएंगे तो उसके आगे श्रद्धालु दर्शन कर सकें। तो यह सब जो डिज़ाइन है, जो कि हमारे आर्किटेक्ट ने बनाया है और रुड़की की जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसका परीक्षण करके संस्तुति दी है कि किस प्रकार इस पर लोड आना चाहिए और कितना लोड आना चाहिए, क्योंकि पत्थर का बहुत बड़ा लोड होगा और यह लोड तो प्लिंथ पे आएगा, प्लिंथ से नीचे जाएगा राफ्टर फाउंडेशन में। तो सारे चीज़ों को इंजीनियरिंग ढंग से एक्सरसाइज करके उन्होंने ये बताया है कि कितने लोड के पत्थर लगेंगे, बीम किस प्रकार की होगी जो उनको सहारा दे सकेगी। तो यह सब मिला करके होगा। तो जो आपका प्रश्न है, आप यूँ अनुमान करें कि हम इन पत्थरों से उसकी दीवारों की रूपरेखा शुरू करेंगे, बीम डालना शुरू करेंगे और इसी प्रकार से चारों मंडप का कार्य आगे बढ़ेगा। तो जो ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि अगर आपने देखा हो मंदिर का निर्माण, तो नीचे तो 5 मंडप हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है जो 3 मंडप हैं, फिर सेकंड फ्लोर है जो 2 मंडप है। तो इस प्रकार से है। तो हमारा जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का कार्य है, उसके लिए आज से 1 जून से लेकर के 30 दिसंबर 2023 है, जब हम प्लिंथ का भी कार्य पूरा करते रहेंगे ग्राउंड फ्लोर का, और उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर स्टोन भी डालेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता नहीं सका अभी, हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसकी जो फर्श होगी, उस फर्श को भी साथ में इन तिथियों में कभी निर्माण
आगे बढ़ाना होगा। तो वो मकराना की मार्बल है, जिसको कि इनले वर्क कहते हैं, बहुत ही महीन काम होता है, उसको करके और जो डिज़ाइन आर्किटेक्ट ने दिया है उसके अनुसार हम उसके मार्बल का, पत्थर का हम उसका फ्लोर बनाएंगे। तो आप यूँ सोचें कि बंसी पहाड़पुर के पत्थर से दीवारें, बीम और मकराना से फर्श, इसका कार्य 1 जून से लेकर के आने वाले अगले वर्ष के 12 महीने और इस वर्ष के करीब 7 महीने, करीब 18-19 महीने इस कार्य में लगे। 1 जून वाले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, योगी आदित्यनाथ को। जी, उन्हें ट्रस्ट की तरफ से भी अनुरोध किया गया है कि वो कृपा करके जब हम लोग पत्थर की शुरुआत कर रहे हैं डालने की मंदिर में, तो उसके भागीदार बने, और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया है कार्यक्रम को, और वो 1 जून को आएंगे। मैं ये आपको बताऊं, ये बताना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रदेश सरकार का सहयोग बहुत मिला है। प्रदेश सरकार से केवल निर्माण का जो स्थान है, जो भगवान का जहाँ पे कि जन्म स्थान माना जाता है, वही नहीं, उनका कार्य की जिम्मेदारी तो बहुत व्यापक है। उन्हें पूरे शहर में सुविधाएं डेवलप करनी हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, और वह भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए करनी है कि जब भविष्य में अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से लोग आएंगे, और कुछ तिथियों में तो 5 लाख से 10 लाख का अनुमान है कि लोग दर्शन करेंगे, तो उन्हें तो उसकी भी चुनौती करनी है कि किस प्रकार की सड़क होगी, किस प्रकार के होटल होंगे, किस प्रकार के पार्क होंगे, किस प्रकार की अन्य सुविधाएं होंगी, पानी की, बिजली की। तो इन सभी कार्यों पे उन्होंने एक तरीके से एक प्रोजेक्ट टीम बनाई है सरकार ने, और मुख्यमंत्री जी स्वतः उस प्रगति की समीक्षा करते हैं। तो वो इस बीच में भी अनेक बार वो आए और उन्होंने प्रगति की समीक्षा की, और उसी क्रम में वो 1 जून को आ रहे हैं कि वह स्वयं पत्थर का, जो हम फर्स्ट पत्थर जो डालेंगे, उसका शुभारंभ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी करें। मूर्ति की बात करें तो सर, उसके लिए भी कुछ खास चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं। आपने बताया कुछ कमेटी बनाई गई है, रामलला की मूर्ति जो रखी जाएगी, तो उसके लिए भी कोई खास चीज़? हमने जो मूर्ति है, स्वरूप खास तौर से जो मैंने आपको बताया कि अचल मूर्ति तो वो पूर्व निर्धारित है, पूर्व निश्चित है, लेकिन जो दूसरी मूर्ति है तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन कमेटी से यह अपेक्षा की गई कि वो किसी भी विशेषज्ञ को जोड़ लें। कमेटी इसलिए आवश्यक थी कि अयोध्या की भावनाओं के अनुकूल हो, अयोध्या की परंपराओं के अनुकूल हो, अयोध्या में जो धार्मिक परंपराएं हैं, विश्वास है, उसके अनुकूल हो। तो इसमें हमारे ट्रेजरर कोषाध्यक्ष हैं श्री स्वामी गोविंद देव गिरी जी, और जनरल सेक्रेटरी हैं श्री चंपत राय जी, उनको जोड़ा गया है, और उनसे ये अपेक्षा की गई है, अनुरोध किया गया है कि वह जिसको चाहें उसको इस समिति में सम्मिलित कर सकते हैं, और उसके बाद सबकी राय लेकर के और अपनी व्यवस्था और निर्णय दें जो निश्चित रूप से ट्रस्ट के समक्ष आएगा। उम्मीद की जाए, हालांकि उसमें अभी बहुत लंबा समय है, लेकिन जब मूर्ति की स्थापना होगी तो प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ये मेरे लिए कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट निर्णय लेता है। जब पहले प्रधानमंत्री जी ने इसका मंदिर का शुभारंभ उनके ही कर कमलों से हुआ, उनकी उपस्थिति में हुआ, तो ट्रस्ट की तरफ से उनको न्योता दिया गया था और उन्होंने उस न्योता को स्वीकार किया।
तो अब आगे चल कर के उन्हें न्योता दिया जाएगा, यह ट्रस्ट का निर्णय होगा। लेकिन यह तो हमको और आपको सभी को पता है कि इस मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका क्या रही है और रुचि क्या रही है और एक किस प्रकार की वचनबद्धता थी। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए किसी भी शुभ दिन और किसी भी शुभ कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति तो हम सबके लिए गर्व की बात होगी। ट्रस्ट ने आपको ये जिम्मेदारी दी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये रहा कि आप प्रधानमंत्री के उनके निजी सचिव भी रहे हैं, बड़े नौकरशाह। ऐसे में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात होती होगी तो वो रिपोर्ट लेते होंगे, जानना चाहते होंगे कि मंदिर निर्माण किस दिशा में जा रहा है, क्या कुछ प्रगति है। देखिए, ये तो मैं जिस किसी से मिलता हूँ वो पूछता है कि प्रगति। आपने अभी प्रश्न पूछा, स्वाभाविक था, मैं बिल्कुल तैयार था कि ये प्रश्न आना ही है, तो पर्चा पहले आउट हो जाता है। तो इसी प्रकार से किसी से भी जब चर्चा होती है और यदि मुझे मिलने का अवसर मिलता है तो वह प्रगति की जानकारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं उस प्रगति के अलावा, शायद मैं पहली बार ही यह बात खुलकर बता रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इसके बारे में एक दो बार, पिछले एक वर्ष में एक दो बार चर्चा हुई या पिछले 2 वर्षों में चर्चा हुई, तो उनका एक प्रश्न यह रहता है कि आपको किसी प्रकार से प्रगति और जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार प्रगति निर्माण कार्य की करने में कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है, और अगर कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो मैं उनके सामने बिल्कुल पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। तो जहां वो प्रगति की जानकारी करते हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि निर्माण कार्य में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। बहुत ही स्पष्ट रूप से चर्चा होती है, और मैं यह कहूँगा कि ये सौभाग्य है कि जिस किसी भी संस्था से, जिस किसी भी विभाग से हम सहायता के लिए उनके पास पहुंचते हैं तो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रहता है। एक उदाहरण दूं आपको, ग्रेनाइट आना था। ग्रेनाइट के लिए जो 2 टन के पत्थर अगर आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि एक ट्रक में कितने पत्थर होंगे, 6 से 8 पत्थर। फिर वो टूटे नहीं हैं, उसमें जो होल और नेल है उनका जो है वो न टूटे। तो वहाँ के जो माइंस के लोग थे उन्होंने कहा साहब बहुत समय लगेगा, इसमें तो 8-10 महीने कम से कम लगेंगे। फिर यह सोचा गया क्या हो सकता है, तो उन लोगों ने कहा यदि आप कंटेनर कारपोरेशन से कंटेनर की व्यवस्था कर लें, और वो भी कंटेनर की जो व्यवस्था ही नहीं करें बल्कि उनको एक ग्रीन पैसेज मिले, यानी आप साउथ से कानपुर तक आए और कानपुर से फिर ट्रेलर से आता है, तो कानपुर तक अगर ग्रीन पैसेज आए मिलेगा तब हम उसको 4 दिन 5 दिन में ला सकेंगे। हम लोगों को रेल मंत्रालय के पास औपचारिक रूप से अनुरोध करना पड़ा और पूरी सहायता दी गई। आज की तारीख में ग्रेनाइट कंटेनर कारपोरेशन ला रहा है कानपुर तक, कानपुर से वो ट्रेलर से ट्रकों से भेजता है। कानपुर में कोई बाधा न हो, बड़ी गाड़ियां हैं, दिन में सड़कों पर जाएं, उसके लिए अनुमति किस प्रकार हो, सभी चीज़ों में जिस जिस विभाग को हमने पहुँचे, हमने अप्रोच किया, अनुरोध किया, उनकी सहायता एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से मिली है। तो कुल मिला करके मेरे लिए तो यही कहना होता है अपने महानुभावों के समक्ष कि कोई बाधा नहीं है, हम पूरी तरीके से निर्माण कार्य में लगे हुए। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनकी इतनी ज़्यादा रुचि है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिनकी इतनी ज़्यादा रुचि है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है मंदिर निर्माण में। अगर ये दोनों स्थिति ऐसी नहीं रहती तो ज़्यादा दिक्कत होती। जी, एक वातावरण होता है, उसमें आवश्यक नहीं है कि आप दिखाई दें, लेकिन एक परसेप्शन होता है। तो इस
मंदिर निर्माण के अन्य कार्य भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस मंदिर को एक अलग से देखें, लेकिन इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए एक आम सहमति, विश्वास, पारदर्शी व्यवस्था है कि देश के प्रधानमंत्री इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहेंगे, नहीं होने देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार की बाधा नहीं होने देंगे। प्रायः जब मैं अपनी प्रगति बताने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भी जाता हूँ, 1-2 बार गया हूँ, तो उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा कि आपको कोई कठिनाई तो नहीं है। और अभी जो आखिरी बैठक हुई उसमें तो उन्होंने यह भी ऑफर किया कि ठीक है, आप निर्माण कार्य के अध्यक्ष हैं तो मंदिर का निर्माण कार्य तो देखेंगे, लेकिन जब मैं पूरे अयोध्या की प्रगति की समीक्षा करूंगा तो उसमें भी मैं आपको बुलाऊंगा, जिससे आप अपनी नज़रों से देख सकें कि जो हम कर रहे हैं वह आने वाले वर्षों में, 4-5 वर्षों में जो श्रद्धालु होंगे, जो टूरिस्ट होंगे, जो यात्री होंगे, उनके अनुकूल हम उतर रहे हैं, उनके अनुसार, उनकी अपेक्षा के अनुसार हम उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो उन्होंने यह कहा कि आपको भी मैं चाहूँगा कि आप उन बैठकों में रहें। तो मैं इसलिए इस उदाहरण को दे रहा हूँ कि इससे यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार, जिसकी व्यवस्था के अंतर्गत तो यह ट्रस्ट बना, गृह मंत्रालय के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नवंबर 2019 में, और ट्रस्ट में जो व्यवस्थाएं की गई, तो वह तो एक भूमिका थी ही, लेकिन क्रियान्वयन में मौके पर प्रदेश सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। सर, कुछ और अगर उदाहरण ऐसे जो कि चैलेंजेस आ रहे थे और वो इसलिए आप ज़्यादा आसानी से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग कर पाए क्योंकि केंद्र में सरकार या राज्य में सरकार, कुछ वैसे उदाहरण जाहिर तौर पे श्रद्धालु से जानना चाहेंगे कि किन मुश्किल हालात में इन मंदिरों का निर्माण हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए डिज़ाइन और ड्राइंग, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन और ड्राइंग थी, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पिछले 2-2.5 वर्षों में जो मेरी ट्रेनिंग हो गई है वो इस प्रकार की हो गई है कि अब मुझे इंजीनियरिंग भाषा समझ में आती है। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि हर कदम पर 2 राय, 3 राय, 4 राय होती थी, और हर राय में जो लोग होते थे जिनका एक अपना विश्वास होता है, जिसको आप ईगो कहते हैं, इंटेलेक्चुअल ईगो, वो विश्वास होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो चुनौतियाँ थीं फाउंडेशन में, इसी प्रकार की चुनौती आई कि पाइल फाउंडेशन हो कि कंक्रीट हो। राफ्ट में चुनौती आई कि किस प्रकार का कंक्रीट किया जाए और क्या साइज़ हो, क्योंकि जब हमने शुरू में राफ्ट को ले किया वहाँ लगाना तो 1-2 क्रैक दिखाई दिए। तो जैसे ही बहुत छोटे, वो मिलीमीटर में भी आप समझिए अंश में वो क्रैक दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको ले करके उड़ चले कि मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार जो अगर अनुपात में चीज़ें की जाएंगी तो क्रैक आएंगे। तो ये जो एक प्रवृत्ति होती है कि मैंने ऐसा कहा था, और ऐसे लोग ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो यह कहते हैं यदि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो यह होगा तो मैंने ऐसा कहा था। तो ऐसी जो हमें कठिनाई हुई वो बहुत हुई, पग पग पर यह कठिनाई हुई। आप यह विश्वास माने कि इसका समाधान निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। कुछ निर्णय तो 1-2 माह लगे, क्योंकि वो एक इंजीनियर नहीं, फिर 4 इंजीनियर, 4 IIT, उनकी राय लेना, फिर एक उससे भी बड़ा कोई रिटायर्ड व्यक्ति हो जो उस विषय का मर्मज्ञ हो, उससे राय लेना। तो जो ये था विषय, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती का था, क्योंकि ये एक भविष्य में जो अपेक्षा की जा रही है कि यह मंदिर भव्य होगा, लेकिन 1000 वर्ष तक ऐसी मजबूती होगी,
उसके लिए हम साक्षी हैं। और अगर हम किसी भी प्रकार समझौता करेंगे तो मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यह असंभव है। कहीं ये प्रेशर फील होता है, क्योंकि हालांकि नौकरशाही को लेकर आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है कि उसमें कोई पूछना नहीं, लेकिन बावजूद इसके ये काम इतना बड़ा है जिस पर एक तरह से कहें कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं, जो हिंदू श्रद्धालु हैं, उनकी नज़र टिकी हुई है। कहीं प्रेशर फील होता है आपको? जी, प्रेशर है। इसलिए है क्योंकि जो मंदिर का निर्माण है और जो लोग हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वह सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से अलग है। हमें इसमें अयोध्या के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना है, हमें संतों और गुरुओं के अपेक्षाओं का ध्यान रखना है, उनके सिद्धांतों के प्रति आदर करना है। उनको यह अनुभव नहीं हो कि हम किसी प्रकार से उनकी बात की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो यह सब मिलकर के मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए तो पिछले 2 साल में बिल्कुल प्रशासनिक एक नई ट्रेनिंग है, बिल्कुल नई ट्रेनिंग है। जिस प्रकार की मुझे उनसे बात करके समझना पड़ता है और उनकी भावनाओं को आदर करके फिर आगे बढ़ना होता है। ये 2 कार्य जो थे, एक कार्य जिस पर कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं और दूसरा कार्य जो आज आप यहाँ हैं, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बन चुका है, जिसकी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो एक तरीके से देश के प्रजातांत्रिक स्वरूप का प्रतीक है। देश के उन नेताओं के लिए जिन्होंने इस 70 वर्ष में प्रजातांत्रिक फाउंडेशन यहाँ रखा, नींव डाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम को पनपने दिया। तो यह एक जो संग्रहालय बना, जो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी, और मंदिर निर्माण, ये दोनों मेरे लिए एक नए एकेडमी जैसे प्रशासनिक ट्रेनिंग होती है, मेरे लिए ये एक तरीके से प्रतिदिन की ट्रेनिंग थी। मंदिर निर्माण, क्योंकि जो जिन तकनीक का आप लोग सहारा ले रहे हैं वो पहले से कोई एग्जाम्पल नहीं है, सब कुछ एक तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। जाहिर तौर पर इसमें कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर आता है, सरकार से मदद नहीं मिलनी है, सब कुछ डोनेशन के द्वारा ही होना है। क्या पैसा एक फैक्टर रहता है आप लोगों के डिसीजन लेने में, और वो एक चुनौती हो रही है या उसमें स्मूथ है? नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो आपने कहा, मैं समझता हूँ कि जो कॉस्ट कंसिडरेशन है वह इसलिए ना हो क्योंकि हमारे पास श्रद्धालुओं की धनराशि है, इसलिए हम जो चाहें व्यय करें, ये बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण होगा और श्रद्धालुओं के प्रति विश्वासघात होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हम प्लिंथ पे आए तो प्लिंथ पर यह चर्चा थी कि मिर्जापुर स्टोन जो नज़दीक में है, वहाँ से स्टोन ला करके और हम प्लिंथ पे डालें। पूरी डिज़ाइन बन गई, ड्राइंग बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन 1-2 जब स्टोन आए, और आपको एक तरीके से मैं आश्वस्त करा रहा हूँ कि स्टोन की भी जांच होती है। स्टोन की जांच के लिए एक केंद्रीय संस्था है जो कर्नाटक में है, उसके विशेषज्ञ आकर के हर स्टोन की जांच करते हैं कि इस स्टोन में कहीं छिपा हुआ क्रैक तो नहीं है। हर एक स्टोन की जी, हर स्टोन जो लग रहा है उसकी जांच की जाती है, उसके लैब में टेस्ट होते हैं। तो उसमें कुछ ये आया, आशंका थी कि मिर्जापुर स्टोन में पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, जो सीपेज से होता है, कोई पानी तो आना नहीं लेकिन सीपेज होगा क्योंकि ये तो ग्राउंड से रिएक्ट कर रहा है, तो उसको होगा। तो सबके कान खड़े हो गए। तो सभी ने कहा कि हम मिर्जापुर स्टोन नहीं लगाएंगे। तो फिर हुआ कि क्या लगाया जाए। तो अंत में निर्णय हुआ कि जो सबसे अच्छा स्टोन है ग्रेनाइट, वो लगाया जाए। तो जब वो लगा निर्णय, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक था
कि कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट में करीब करीब दोनों में कुल मिला करके 50 करोड़ रुपए का फर्क होगा। तो एक यह प्रश्न उठ सकता था कि आपने कॉस्ट इफेक्टिव निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सबकी राय यह थी कि ऐसे विषय में जहां की मजबूती आती है वहां हम कॉस्ट को नंबर 2 पे रखें और उसकी क्वालिटी, टेस्ट, लैब रिजल्ट्स, उनकी जो पुख्ता बनने की बात है उसको हम नंबर 1 पे रखें। तो कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं हैं तो अनियमितता हो सकती है, गंभीर अनियमितता हो सकती है। इसलिए हमें संवेदनशील रहना होगा, लेकिन जो मंजिल है वो यही है कि यह मंदिर इतिहास में उसी प्रकार का हो जैसे पुराने इतिहास से। अब आप सोचिए, पुराने मंदिरों का कोई इंजीनियरिंग रिपोर्ट नहीं है। पुराने मंदिरों में पत्थर लगा या किसी प्रकार का चूना मिट्टी लगी, क्योंकि सीमेंट थी नहीं। तो हमें सवाल ये था, अब कोई कहे कि साहब आप चूना मिट्टी लगाएं, चूना मिट्टी की फैक्ट्री बनाएं, फैक्ट्री बना करके यहाँ लगाएं, क्योंकि पहले तो ये था। तो हमें यह भी देखना था कि पुराने मंदिर किस प्रकार से, और यह भी ध्यान में रखना था कि नए आविष्कार जो हुए हैं निर्माण के क्षेत्र में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।